आज के शो में। वजीर आजम का दौरा सिंध, क्या अहम फैसले मुतवक्के। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस, नैब की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज इस शो में अहम तरीन बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सिंध। इस दौरे से क्या तवक्कात हैं, बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोलिशन पार्टनर्स हैं वो इस दौरे को कैसा देख रहे हैं। माहौल हम सब जानते हैं, एक तरफ सूबे सिंध में कुछ ही रोज कबर वज़ीर आला सिंध की काबीना इस बात पर एहतजाज करती हुई नजर आई कि NFC कट हो या बजट के अंदर उन मंसूबों की मंजूरी ना दी गई जिसकी रिकमेंडेशन सिंध की तरफ से दी गई। दोहरे मेयार की का इल्जामात जो है सिंध हुकूमत की तरफ से वफाकी हुकूमत पर लगाए गए। ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का दौरा, कोरोना क्राइसिस और बहुत से दीगर इशूज, इसमें कितनी अहमियत है इमरान खान साहब के दौरे की। उनका लाड़काना भी जाना है आगे और सिंध के दीगर शहरों में भी, कराची समेत जाना उनका होगा। वो कौन से इशूज हैं जो इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स भी उठाने लगे हैं इस दौरे में। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ बैरिस्टर हसनैन मिर्ज़ा से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, GDA के पार्लिमानी लीडर भी हैं और मौजूद हैं। हसनैन मिर्ज़ा साहब, समय पहले तो एक तरफ सिंध हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि बजट कम कर दिया, हमारे साथ सौतेले इस वक्त औलाद वाला सलूक किया, हमारे साथ रवैया सही नहीं रखा, हमारे प्रोजेक्ट्स मंजूर नहीं हुए। आप लोगों के लिए चैलेंज ज़्यादा है क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि सिंध महरूम हो रहा है, वफाक दोहरा म्यार रख रहा है और आपको भी सिंध का मुकदमा लड़ना है। किस तरह है इमरान खान साहब से कल की मुलाकात में आप क्या पॉइंट्स रेस करेंगे? सबसे पहले तो मैं वजीर आजम पाकिस्तान आते हैं हमारे सूबे में और अभी इस वक्त जहाँ सिंध की छोड़ दिया है सिंध गवर्नमेंट के इनकॉम्पिटेंट तरफ, इस टाइम पे वजीर आजम साहब का आना बहुत कुछ आवाम के यकीनन कोरोना का रिस्पॉन्स है उस पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो सिंध गवर्नमेंट का कॉल है, जो ये बयानिया TV पे देते रहे हैं और सरजमीन बस लॉकडाउन नजर आया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ये कहते रहे हमारे गाँव मार्केटें बाजारें जो ये कहते रहे लॉकडाउन रश हमें नजर आया। चीज जो कि इस वबा में वही इस चीज सबूत है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो दावे किए वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो काफी पीछे रह गए थे, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो इस चीज का हमने ब्रीफ करना है वजीर आजम साहब को। इसके साथ साथ दूसरी जो बहुत बड़ी थ्रेट हमें नजर आ रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी को इस लोकस्ट की शक्ल में, इसमें भी जो दौरा निजाम रहा है सिंध गवर्नमेंट के कॉल और फेल में, आपको पता होगा तकरीबन 6 हफ्तों से वफाक ने क्रॉप डस्टर प्लेन हवाले किया हुआ है सूबाई गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, जो सखर एयरपोर्ट पे पार्क हुआ हुआ है और सूबाई गवर्नमेंट ने उसको अभी तक मोबिलाइज नहीं किया है, उसको ज़ेर इस्तेमाल लेकर नहीं आए। और उसी टाइम पे 60 करोड़ रुपए, इतनी ह्यूज रकम CM साहब ने स्पेशल ग्रांट में इशू किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, जो उन्होंने निकाल कर लग्जरी रीवो हाइलक्स गाड़ियां खरीद ली। अब मुझे बताएं कि कहाँ लोकस्ट की वबा, कहाँ अपने गांव देहातों में पहुंच के जगह जगह पहुंच के हजारों एकड़ों के एराजी पे आपने दवा स्प्रे करनी है, वहाँ लग्जरी रीवो गाड़ियां। ये तो वतीरा रहा है सिंध गवर्नमेंट का कि हर क्राइसिस में भी वो अपनी ही जात का इंटरेस्ट वो कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। तो ये कुछ जमीनी हकायक है और करंट इशूज हैं जिनको इंशाल्लाह कल GDA और मजीद भी एलाइज के वफूद वो वजीर आजम पाकिस्तान को तफसीली इस बात पे ब्रीफ करेंगे। सही, लेकिन साहब ये इल्ज़ाम रहा है तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के ऊपर, पीपल्स पार्टी की तरफ से मैंने कहा कि ये दौरा में आ रहा है सिंध हुकूमत की अपनी गवर्नेंस पे भी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत से सवाल उठते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत के बजट में जो कट है जी कि वो 229 बिलियन का कहता है हमारा बजट रिड्यूस कर दिया। हमारी 7 स्कीम्स थी जो हमने दी थी और वो अप्रूव नहीं की, और जब नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ तो वहाँ हमें बोलने नहीं दिया गया, और अब जब बोलते हैं तो हमें सुना नहीं जाता और नेक्स्ट कर दिया जाता है। इस रवैये पर मजमूई तौर पे क्या सिंध हुकूमत इसको एग्जैजरेट कर रही है या वाकई में वफाकी हुकूमत का सिंध के साथ रवैया सही नहीं है? देखिए, बजट
ऑब्वियसली बनता है आपके टैक्स कलेक्शंस के प्रोजेक्शंस पे। और जब जनरली आपके कलेक्शंस का ये इकोनॉमिक स्लो डाउन एक नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में इकोनॉमी स्लो हुई है इस पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से, और पाकिस्तान में भी हमारी प्रोजेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इज ऑफ एन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। हमें नजर आ रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो मैशत जो है वो गुज़िश्ता साल से कम होती नजर आ रही है, सुकड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस माहौल में जब आवाम को सबसे ज्यादा रिलीफ की जरूरत है, उस टाइम पे क्या मैं पूछना चाहता हूँ, सिंध गवर्नमेंट की ये डिमांड है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स का अंबार लोड दिया जाए इसी आवाम पे? मेरा नहीं ख्याल। जो वफाक ने जो बजट दी है वो इंतहाई मुश्किल हालात में एक काफी संजीदा और वेल बैलेंस्ड बजट नजर आती है। तो उसमें यकीनन फिस्कल डेफिसिट भी आपने कंट्रोल करना है, आपने फिस्कल डिसिप्लिन भी बेहतर करने हैं। उसमें स्पेस आपकी कम हुई है, जनरल डिस्पोजेबल अमाउंट्स या इनकम जो गवर्नमेंट के पास था उसमें श्रिंकेज आया है। सो लिहाजा उसी हिसाब से एनएफसी अवार्ड के तहत, एनएफसी अवार्ड से बालातर कोई भी फैसला या कोई भी एक्शन हम कबूल नहीं करेंगे। बट एनएफसी अवार्ड में ही ये उसके तहत ये है कि जनरल जब साइज ऑफ द पाई बिकम स्मॉलर तो यकीनन सबका फिर शेयर भी उसी प्रो रेटा हिसाब से कम होता है। सही। अच्छा, दूसरा अहम इशू जो मैंने देखा आपको फॉलो करते हुए, डोमिसाइल का इशू जो है, इस वक्त बोगस डोमिसाइल का, ये कल आपके एजेंडे में होगा इमरान खान साहब से मुलाकात में, और इस पर क्या यानी आपका मुकदमा क्या होगा वज़ीर साहब के सामने? जी, ये एक इंतहाई जरूरी इशू है, बर्निंग इशू है, और सिंध में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड्स रहे, और हमारे नौजवान के काफी इस पे जज्बात जो हैं वो उजागर होते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता 12 साल से जो फायज़ हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, उसने अपनी करप्शन की लालच में सिंध की शनाख्त को भी नहीं बख्शा, और इन्हीं के करप्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं वो मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ अदवार में वो झूठे बोगस डोमिसाइल और पीआरसी सर्टिफिकेट्स बनाकर वो चंद पैसों की खातिर वो बेचते रहे। अब ये इशू काफी संगीन नोयत का पाया जाता है। हमारी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की ये डिमांड है कि नॉट द सेम डिपार्टमेंट्स, नॉट द सेम ऑफिसर्स, जो पार्टी है इसके, वही उनसे इंक्वायरी जो है वो एक इम्पार्शल तो नहीं तस्वर की जाएगी। हम चाहेंगे थर्ड पार्टी एक्सटर्नल इसकी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और जो जो ऑफिसर जो अमलदार इसमें मुलविस पाए जाते हैं उनको मिसाली सजाएं दी जाए। ठीक है। और हसन साहब, क्योंकि इससे कबल आप लोग भी मुतालबात करते थे, बीच में आपके अपने ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खराब हुए थे, कुछ इश्यूज थे डेवलपमेंट फंड्स के, दीगर मामलात के, तो इस वक्त उनको रेस किया जाएगा नहीं किया जाएगा? क्योंकि वक्त आपने जिस तरह कहा कि नहीं है, लेकिन फिर भी जो साहब का मुतालबात वो पूरे हुए नहीं हुए, उसका कोई प्रोग्रेस देखी जाएगी, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा? देखें, कोई भी जो डिमांड हमारी होती है वो हमारी जात के लिए नहीं होती, वो हमारी आवाम के लिए होती है, सिंध की पब्लिक के लिए। अभी जो डेवलपमेंट की, यकीनन आप सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे देखें तो सिंध एक इंतहाई पासमानदा सूबा है पाकिस्तान का, और ज्यादा से ज्यादा इधर डेवलपमेंट की जरूरत है। अभी हाउस एवर ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान, इस कोरोना के क्राइसिस के बीच में इकोनॉमी भी आपकी श्रिंक हुई है, और यकीनन पीएसडीपी के फंड्स वो डाइवर्ट हुए हैं। इसमें भी इस सर्कमस्टांस में हम गुजारिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो हैं वो डाइवर्ट किए जाएं, कि हेल्थ केयर का निज़ाम जो सिंध में इंतहाई खस्ता हाल है उसको सपोर्ट किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, और ख़ासतौर पे जो हॉस्पिटल्स जो ट्रांसफ़र हुई हैं वफाक को, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए, कैपेसिटी डेवलप की जाए। सो लिहाजा कि हम सिंध की आवाम इस कोरोना के और इसके अलावा भी वो बेहतर सेहत की सहूलत से मुस्तफीद हो सके। अच्छा, आपने जब सेहत का जिक्र किया तो आपने अपनी स्पीच में असेंबली में बताया था कि जो डीएचक्यू बदीन है वहाँ पर नॉन फंक्शनल वेंटिलेटर्स की तादाद तकरीबन 11 है। इसी तरह से कुछ आपने राशन बैग का जिक्र किया था जो नज़र ही नहीं आ रहे, जो हुकूमत कह रही है बटे हैं लेकिन नहीं है। फिर एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की बात हुई थी कि एक 1111 के तर्ज पर बनाया जाए। क्या कोई फैसला इस हवाले से, जो नुकात आप खुद भी उठा चुके हैं अपनी असेंबली के प्लेटफॉर्म से, क्या हम तवक्को रखते हैं कोई अहम फैसला वफाक कर सकता है इस बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में? सफान साहब,
जी हसनैन साहब की आवाज़ हम तक इस वजह हसनैन साहब का रब्ता इस वक्त हमसे मुनक़ता हुआ है ग़ालिबन, तो हसनैन साहब से रब्ता इस वक्त दोबारा जब तक हमारा बहाल होता है हम आपके साथ अहम जिक्र कर रहे हैं वज़ीर साहब के दौरा सिंध के हवाले से। उसमें कराची है, लाड़काना है, दीगर शहरों में इस वक्त वज़ीर साहब जाएंगे और इसमें क्या ऐलानात या क्या फ़ैसले मुतवक्किल हैं इस पर गुफ्तगू हो रही है। बिलखुसूस GDA बतौर कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कौन से मुतालबात हैं जो सामने रखेंगे। जी हसन साहब आपकी आवाज़ इस वक्त डिस्टर्ब हुई थी, आप कह रहे थे कि ये जो नॉन फंक्शनल वेंटिलेटर्स हैं, इनविजिबल राशन बैग्स थे, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर है 1112 के तर्ज के ऊपर, क्या आप रखेंगे ये मुतालबात? क्या इस बारे में कोई फैसला मुतवक्किल है? हसनैन मिर्ज़ा साहब, अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं जी, हसनैन मिर्ज़ा साहब तक हमारी आवाज़ ग़ालिबन नहीं जा रही है। इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि टेलीफोन या फिर इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा साहब से गुफ्तगू जो हमारी जारी है, इसके बाद कुछ और अहम इशूज़ प्रोग्राम में उठाएंगे। हमने कोशिश की सिंध में क्या मुकदमा होगा GDA का, वज़ीर साहब से जब मुलाकात करेंगे और अहम दौरे से हम क्या तवक्कुआत रखें। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवाल है हेल्थ केयर का सिस्टम सूबा सिंध का। हमने ये देखा है कि किस तरह से इस क्राइसिस के बाद वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। अब ये पूरा हेल्थ केयर सिस्टम न सिर्फ सिंध का बल्कि पूरे मुल्क का एक्सपोज हुआ है। अब इस बारे में खुद हसनैन मिर्ज़ा साहब, मैंने आपकी स्पीच सुनी, आपने कहा था जी कि 11 जो नॉन फंक्शनल वेंटिलेटर्स बदीन DHQ में थे। इस तरह सिंध में, पूरे सिंध के हर शहर में हमने देखा होगा मामला। क्या कोई अहम फैसला हम तवक्को कर सकते हैं? इमरान खान साहब से आप भी मिल रहे हैं, ये आवाज़ रेस करेंगे आप लोग? जी सफान साहब, ये इशू हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम और रेज करते रहेंगे। वज़ीर आज़म साहब के सामने भी उनके 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ का शोबा जो है के अंडर आता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के माते है। अनफॉर्चुनेटली हम इधर वही देख रहे हैं कि वो सीरियसनेस का और आज भी आपने देखा होगा ग्रैंड हेल्थ अलायंस एहतजाज किया है, कराची में भी एहतजाज किया है और बेसिक बुनियादी सहूलतें मांग रहे हैं। रिस्क अलाउंस, आइसोलेशन सेंटर्स डेडिकेटेड फॉर हेल्थ केयर वर्क, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये बुनियादी बेसिक। जब से पहला केस सिंध में रजिस्टर हुआ था 26 फरवरी, वो बेसिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी अब आप ये तजाद देखें ना, हमारे चीफ मिनिस्टर कुछ डॉक्टर्स जो उनको करवाते, पर जो उनको उनकी जाने के लिए और आमी वो आज तक नहीं कर पाए। अच्छा, मैनेजमेंट आज दिन तक इन्होंने सिंध नहीं किया। मरीज बीमार होता है उसको ये नहीं पता, हमारे एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, NGO अब वो ना कि किस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, कहाँ वेंटिलेटर कहाँ। अब इस कोरोना में जहाँ ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, है, आप दर आप हॉस्पिटल्स के फोकस बेसिस पे कि कहीं हमें जगह मिल जाए, और इनको एक करना था, इंफॉर्मेशन करनी थी। मेडिकल वर्कर हो या इवन वो लोग, हाँ वो रिसोर्स अवेलेबल है और पेशेंट को जल्द सिंध में बदकिस्मती से आप आवाज इस वक्त कट के इस वक्त हमारे ऑडियो में इस वक्त कुछ इशू हो रहा है इस वक्त थोड़ा। ऐसा साहब, ये जो आप बात बता रहे हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस के हवाले से और जो सूबे के बजट के हवाले से, वफाक ने हेल्थ के हवाले से 3 अस्पताल को तो कंट्रोल लिया, 14.18 अरब रखे हैं। कल सिंध का बजट है, वो भी उन्हीं अस्पतालों के लिए 19 अरब रुपए रख रहे हैं।
तो आखिर हेल्थ के हवाले से क्या वाकई में सिंध हुकूमत इंटरेस्टेड है भी? जिस तरह आप खुद भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ना एम्बुलेंस का निज़ाम है, ना इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ना बेड्स हैं, तो ये वफाकी हुकूमत की कोशिश ये भी संजीदा है या सिंध के अवाम किस तरफ देखें आखिरकार? वफाक की तरफ सिंध हुकूमत किस तरफ देखें आखिरकार? सैफान, आप तो बता रहे हैं 19 अरब रुपए ये रखने जा रहे हैं 3 हॉस्पिटल। 114 अरब रुपए की हेल्थ बजट थी ये, और मुश्तरका अगर 12 साल या 10 साल खरबों रुपए हेल्थ शोबे पे खर्च हुए, पे कहीं भी नजर नहीं आता। आज भी आपके सरकारी सारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ दवाइयाँ जो है मरीजों को खुद पैसों से लेनी पड़ती हैं, वहाँ डॉक्टर्स जो है वो नायाब हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो ढूंढने से मिलता नहीं है। इवन कोरोना से हट करके मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ही इंतहा खस्ता हालत आपने यकीनन देखा होगा। 2 दिन पहले शिकारपुर में गढ़ी यासीन, जो हमारे स्पीकर सिंध असेंबली का अपना हल्का है, उधर जो दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, एक लाश को गधे गाड़ी में वो लेके जा रहे हैं और उसी टाइम पे दूसरी तरफ डीएचओ साहब अपनी प्राइवेट क्लिनिक में बैठकर रक्स फरमा रहे हैं। तो ये तो सीरियसनेस का आलम है। अनफॉर्चुनेटली हम ये खुशाइन बात है कि वफाक जो है ये 2 या 3 हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर रही है। मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी है, इनको टर्न अराउंड करना चाहिए, इनको एक मॉडल की तौर पे रन करना चाहिए। तो एक कम से कम यहाँ लोगों को नजर आए कि इट इज डूएबल, इट इज डिलीवरेबल। एक मॉडर्न तर्ज पे हेल्थ केयर का निज़ाम जो है वो हम अपनी आवाम के लिए फराहम कर सकते हैं। तो इसी तरह एहसास इमरजेंसी सेंटर का दौरा भी कल है वज़ीर साहब के स्केड्यूल में। यहाँ पर हुकूमत ने राशन तकसीम किया नहीं किया, ये भी एक सवाल है। ये तो मामला अदालत तक भी गया। आखिरकार जो वज़ीर साहब ने जो फेडरल हुकूमत ने किया उससे कोई फायदा हुआ है अवाम का? जो ऑन ग्राउंड है, आप बदीन में या इधर इलाकों में, क्या रिस्पॉन्स किया आपके अपने हल्कों में हसनैन मिर्ज़ा साहब? जी, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है और बिल्कुल सही वक्त पे ये सपोर्ट फराहम हुई। इंतहाई गुर्बत है हमारे पास, खासतौर पे रूरल एरियाज में। और 3 जून को जब मैंने अपनी असेंबली फ्लोर पे स्पीच की थी, तब के फिगर्स थे कि 35 लाख 3.5 मिलियन बेनिफिशरीज को, मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूँ, 3.5 मिलियन बेनिफिशरीज इन द प्रोविंस ऑफ सिंध को 42 बिलियन रुपीज ट्रांसफर हो चुके थे। और मजमूई तौर पे पूरे पाकिस्तान में 9.7 मिलियन बेनिफिशरीज को 3 जून तक 12-12 हज़ार की रकम ट्रांसफर हो चुकी थी। तो जब आप लॉकडाउन की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक नेचुरली पहिया जाम होता है, उस वक्त पे जो आपका सबसे मुतवस्सिल तबका है, आपका सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिकली कॉम्प्रोमाइज तबका है, उस टाइम पे ये फाइनेंशियल एड उनको मिलना, आई थिंक कई जगह तो ये लाइफ एंड डेथ के बीच में डिफरेंस हुआ है। ठीक है साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और इस मौके पे अपना मौक़िफ़ दिया कि इस वक्त कल की अहम मुलाकात साहब से और इमरान खान साहब के दौरे से तवक्कात सिंध के अवाम क्या रखें, वो कौन से इशूज़ हैं जो GDA अपने प्लेटफॉर्म से उठाएगी। सिंध हुकूमत की आवाज़ भी आपको सुनवाई है, GDA की आवाज़ भी सुनवाई है। इस ब्रेक के बाद हम कुछ नैब और नैब के केसेस और एक अहम रिपोर्ट की बात भी करेंगे शहबाज शरीफ साहब के केस से मुतालिक। लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, सुबह सिंध का दौरा इमरान खान साहब का और इसके बाद कुछ नैब के अपोजिशन केसेस, जो शहबाज शरीफ साहब के केस है उसकी बात करते हैं। आज एक रिपोर्ट तकरीबन 50 पेज से ज़्यादा की जो नैब ने शहबाज शरीफ साहब के आमदन से ज़्यादा असासाजात केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस आप कह सकते हैं, इसमें जमा कराई, इनकी जमानत को खारिज करने के लिए। इस रिपोर्ट में कुछ अहम नंबर्स आपके सामने रखते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कहा गया कि पिटिशनर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ डिक्लेयर्ड हिज नेट एसेट्स इन 1998 और उस वक्त उनके एसेट्स और उनके जो 3 चिल्ड्रन हैं, सलेमान शहबाज, राबिया इमरान, जवेरिया अली, देवर अराउंड 14.85 मिलियन रुपीज़। यानी उस वक्त वो एसेट जो थे वो तकरीबन 14 मिलियन के थे और अब वो एसेट बढ़कर 5.96 अरब, तकरीबन 6 अरब रुपए के हो चुके हैं। नैब ने आगे कहा कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इल गॉटन एसेट्स
ill gotten assets and laundered money is around 7.175 billion rupees, यानी 7 अरब रुपए से जायद के असासे हैं, जिसका ग्रोथ रेट उन्होंने रखा है यानी 14 मिलियन से 7 अरब का जो ग्रोथ है वो 40,156% है, 40,000% से इंक्रीज हुआ है एसेट्स में। ये इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, डिटेल सारी मौजूद हैं एसेट्स की। बेनामीदार यानी जो लोग इनके जो बेनामीदार हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनके एसेट्स, उनकी जो अहलिया है, उनकी औलाद, उनके एसेट्स, और इसके साथ साथ उनकी मुख्तलिफ कंपनीज और उनके अपने पर्सनल एसेट्स जो 2.1 मिलियन थे 1990 में, फिर तकरीबन 2000 में 10 मिलियन हुए और 2018 में 189 मिलियन हुए। ये नैब के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कहते हैं इस रिपोर्ट में 40,000% की ग्रोथ नैब ये दावा करती है इस रिपोर्ट में। लेकिन फिर सवाल वही, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद जवाद साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँ, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और नैब के साबिक डीजी शहजाद भट्टी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मैं आपसे पूछूंगा इस वक्त अहमद जवाद साहब कि आखिरकार अपोजिशन यही कह रही है कि एक केस बनता है, दूसरा केस बनता है, यानी साफ पानी केस, रमज़ान शुगर मिल केस, आशियाना इकबाल केस साबित नहीं होता, आखिरी हरबा ये होता है कि एसेट बियॉन्ड मींस केस आता है। ये अपोजिशन का नैरेटिव है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आ गए, आखिर कुछ साबित होगा? पीटीआई का तवक्को रखती है इसमें? देखें सिफान, हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस में हुकूमत एक केस को नैब की तरफ भेज सकती है, कोर्ट्स में भेज सकती है, अपनी इनिशियल इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके, उसके जो अदारे हैं, FIA है या FBR है, स्टेट बैंक है, इनसे जो भी इन्वेस्टिगेशन मालूमात हैं, उसके बाद उन केसेस को प्रोसेस करना और किसी भी अक्यूज्ड को जो है क्रिमिनल साबित करना जो है वो या तो फिर नैब का काम है या फिर वो अदालतों का काम है। हुकूमत का रोल जो है वो तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, इंक्वायरी करना है। जैसे शुगर के हवाले से भी आपने देखा कि एक कमीशन बनाया गया, उसमें तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा किया गया। अब उस कमीशन से आगे का जो मरला है वो अदालतों का फैसला होगा, अदालतें इसको प्रोसेस करेंगी, वो बता सकती हैं कि इसमें किसको सजा देनी है और किसको सजा नहीं देनी। लेकिन ये अदालतें बताती हैं जवाब साहब, लेकिन आपके वज़रा बताना शुरू कर देते हैं कि ये ईद के बाद गिरफ्तार हो जाएगा, नैब टार्जन बन जाएगा। तो वो जब ये बातें करते हैं तो लगता है कि नैब का काम भी वज़रा करना शुरू हो गए या अदालतों का काम भी वज़रा करना शुरू हो गए। ये तासुर क्यों जाने लगता है आपकी पार्टी के हवाले से अहमद जवाद साहब? देखें, अगर कुछ वज़रा जिसमें शेख रशीद का जो है सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, जो कि प्रेडिक्शंस के हवाले से, देखें ये एक इनफरादी फेल है किसी भी सियासतदान का, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो एक प्रिंसिपल चीज़ है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि इसमें हुकूमत का ऐसा सच कोई रोल नहीं होता। ये फैसले हुकूमत ने नहीं करने कि शहबाज शरीफ को सजा देनी है या नहीं देनी। हुकूमत ने ये फैसला करना है कि जिनके खिलाफ चार्जेस हैं और जिनके खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस हैं उनको आप प्रोसेस करें और उसके बाद जो इंसाफ का तरीकाकार है इस मुल्क के अंदर उसको वो फॉलो करें। लेकिन अहमद साहब ये भी बताते जाएं, क्योंकि अब लंदन तक बात क्यों जा रही है, सलेमान शहबाज को इंटरपोल से लाने का मामला है, वो भी शहबाज शरीफ साहब भी लंदन में अपने इस पर मामला आजमा रहे हैं, अपने वकला की टीम वगैरह कर रहे हैं। तो आखिरकार आप गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर ये 7 अरब की जो नैब दावा कर रही है 7.175 बिलियन इल गॉटन वेल्थ एंड लॉन्डर्ड मनी, यानी पैसा बाहर जा चुका है, ये तो हुकूमत को करना होगा। आप किस तरह से वापस लाने की कोशिश करेंगे? देखें, जब ये एक तरह से मैं कहूँगा कि साबित हो जाएगा और एक फैसला आ जाएगा, क्योंकि देखें जब आप किसी दूसरे मुल्क को राब्ता करते हैं इल गॉटन मनी के हवाले से तो उसके बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स होते हैं। ये कोई एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हुकूमतों के दरमियान कि आपने एक हुकूमत को कहा जी कि ये पैसा इल गॉटन है और ये वापस कर दें। वो उसके लिए बहुत सारे आपकी नॉलेज में होगा कि स्विस बैंकों में जो आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो एक्विजिशन पास्ट में आती रही, क्या वो पैसा वापस आ गया? पैसा वापस लाना जो है एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इसमें एक्सपर्ट्स इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज इनको किस तरह से हैंडल करती हैं, वो क्या आपसे प्री रिक्विजिट्स मानते हैं, फिर उनका अपना कानून जो है वो उसमें किस तरीके से उसको रिएक्ट करता है।
अगेन ये भी एक ऐसी चीज है कि जिसको क्लेम करना या इसके हवाले से कोई प्रेडिक्शन देना मुमकिन नहीं है। सही। शहजाद भट्टी साहब आपसे पूछेंगे क्योंकि नैप ने आज ये इस वक्त जमानत मंसूख कराने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में 52 पेज का जो सफात पे मुश्तमिल ये जवाब दाखिल कराया। इसमें कहा है जी 7.175 अरब के शहबाज साहब के असासे हैं जो इल गॉटन वेल्थ है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये दावा किया नैब ने। इसके अलावा तकरीबन 5.969 अरब रुपए के उनके एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, 40,000% उनके फ्रंट पर्सन और दीगर जो उनके साथ हैं बेनामीदार उनकी वेल्थ में इंक्रीज हुआ है 40,156% का। सर ये साबित भी हो सकेगा नहीं हो सकेगा शहजाद भट्टी साहब? क्या ये एक और रमजान शुगर मिल, आशियाना इकबाल और इसी तरह साफ पानी स्कैंडल, 56 कंपनी स्कैंडल, क्या कोई कंक्लूजन होगा केस का भट्टी साहब? करना चाहूंगा कि आपका ये कहना कि जी पिछले जो केसेस है वो साबित नहीं हुए, जब तक वो कोर्ट के अंदर हैं और उसकी प्रोसीडिंग चल रही है आप ये नहीं कह सकते कि वो केसेस खत्म हो गए हैं। और इसमें भी ये जो केस है ये तो बहुत ही सॉलिड केस है, मनी ट्रेल देने में वो नाकाम हो गए हैं। जाते हैं जब नैब उनको बुलाती है तो वो कोई आए बाएं शाएं करते हैं, जवाब सवाल लाहौर का होता है तो जवाब पेशावर का होता है, कोई सही तरह वो जवाब देते ही नहीं है। और आपने खुद बताया 40,000% इंक्रीज, मतलब एक ना होनी सी बात है, अनहोनी सी बात है कि चंद करोड़ों से वो कितने अरब रुपए के मालिक हो जाते हैं और फिर वो बताना भी नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है उनका जो तरीकाकार है उसकी पूरी एविडेंस मौजूद है नैब के पास कि बेनामी अकाउंट्स के अंदर पैसे आते हैं, उसको घुमाया जाता है, उसकी लेयरिंग की जाती है, उसको बाहर भेजा जाता है, फिर उनको वापस लाया जाता है, रेमिटेंसेस के तौर पर कहा जाता है, कभी इन्वेस्टमेंट के तौर पर कहा जाता है, मुख्तलिफ कंपनियों को इस्तेमाल किया गया है इस सारी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में। तो ये सारा कुछ जो है लिविंग बियॉन्ड मीन्स जो है उसी के अंदर देखिए आज बड़ा मुश्किल है कि आप ये लोग बार बार यही कहा जाता है कि जी करप्शन तो कोई नहीं हुई है, उन्होंने करप्शन नहीं की है। ये करप्शन आज उस तरह नहीं होती कि जी 10 रुपए किसी ने नोट के ऊपर वो जो मजिस्ट्रेट साइन करके दे देता है तो उसको पकड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं होता। ये किकबैक्स हैं और मुख्तलिफ जगहों से लिए गए पैसे हैं, उनको लेयरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ताकि पता ना चले कि कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ ये अल्टीमेटली खत्म कहाँ हो रही है। तो ये इसमें ये साबित होने में कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा मैं एक बात बड़ी अच्छी बात आपने की जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब बैठे हुए हैं, नैब जो है उसको कंट्रोवर्शियल बनाने में थोड़ा सा यही बात बनाती है कंट्रोवर्शियल कि जब बहुत सारे वजीर ये कहते हैं